अब ये जो फॉर्मूला है इसमें राशिद साहब के, जब पाकिस्तान कहता है कि रिजवान आउट हुआ तो बाबर आखिर तक जाएगा या बाबर आउट हो तो रिजवान आखिर तक जाएगा, क्या ये वजह है कि 10 ओवर के बाद अगर बाबर अपनी विकेट लूज कर देते तो रिजवान थोड़े कॉशियस हो जाते हैं कि मैंने पूरा 20 ओवर तक जाना है, वहां रोल किसी और को करना पड़ेगा मारने का? देखिए, डिफरेंट इनिंग्स का डिफरेंट वैल्यू होती है इनिंग्स की। ये अगर अच्छी पिच, मतलब वैसी पिच नहीं थी, 200 वाली अगर नहीं थी, तो इस पे एक 163 किया और पाकिस्तान मैच जीता है। तो इसमें इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे ये रिजवान। 88 दोनों टीम में अगर हम देखें, तमाम बैटर्स को निकालते हैं, सब को ठीक तरीके से उनकी बॉल देखते हैं, उनके रन देखते हैं, तो इस पिच पे 88 एक प्लेयर कर रहा है सिर्फ, वो है रिजवान, और इसे पिछले मैचेस में भी किया हुआ है, तो एक इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आता है। हाँ, जिसने जैसे उसके बाद एक अच्छी फाउंडेशन के बाद बैटिंग आती है, शान की आती है, उनको कैरी करना चाहिए था। लेकिन वहाँ की बात ठीक है कि जब रिवर्स स्विंग होती है, सेटल नहीं हो सकते। वो उसी तरह से बैट को स्विंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बॉल जो की, आपने देखा जितनी भी डिलीवरीज हैं वो उनको फॉलो किया और स्विंग हो रही थी, तो कम नहीं हो रही थी। तो ये इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं होंगे फिर, क्योंकि 19 बॉल पे 21 रन और 10 ओवर हो चुके हैं। तो आपको मवाजना इस तरह से करना पड़ता है कि दूसरे प्लेयर ने जो किया, कितना इम्पैक्ट टीम पे पड़ा, आने वाले प्लेयर्स ने उसके बाद, क्योंकि फाउंडेशन तो मिल गई थी, और उसके बाद आने वाले प्लेयर्स ने क्या किया। तो 3 बॉल सिर्फ खेली आसिफ अली ने, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर गए वो। तो जरूरी नहीं है कि कोई 50 करे तो इम्पैक्ट करे, कोई 3 बॉलों पे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज, जैसे आपने पोस्ट मैच में भी ये कहा था कि कभी कभार छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी मैच विनिंग हो जाता है। और आसिफ अली के 2 छक्के जो लास्ट 3 बॉल जो खेली है, इम्पैक्ट नजर आ रहा है। मैं स्टैट्स देख के, उस पर मैच को पूरे देखने के रिजल्ट के बाद फिर आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से प्लेयर इम्पैक्टफुल रहा। बिल्कुल, इसमें मैं प्लीज एक चीज और भी ऐड करूंगा। देखिए, जिस तरह रिजवान ने 88 किया 67 बॉल्स पे एज एन ओपनर, और वो 17वें-18वें ओवर तक गए हैं। सो इधर रिजवान का अल से कि आई वोंट सी हिम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इस इनिंग्स में, कि अगर तो ये सेकंड इनिंग्स होती और हम चेज 170 कर रहे होते तो दिस वाज अ वंडरफुल इनिंग्स। बट जब आप पहले रन्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है 67 बॉल्स पे 88। अगर आप मोस्टली दुनिया के बैट्समैन उठा के देखेंगे जिन्होंने जिनके इंटरनेशनल T20 में 100 या बाबर का देख लें, या इवन रिजवान ने भी जो 100 की है, आप देखेंगे कि 100 करने में जो एवरेज ओपनर बॉलें लेता है वो होती हैं 50 to 55 और मैक्सिमम 60 बॉल्स टू स्कोर 100। यहां पे स्टिल फील लाइक के 130 का स्ट्राइक रेट, वो भी 18 ओवरों के बाद होना एक बैट्समैन जो शुरू से खेल रहा है। सो आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं भी थोड़ी सी जो हम, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा मार्जिन रिवर्स स्विंग का हम दे सकते हैं। जिस तरह से पिछले इनिंग्स में बॉल बैट पे आ रही थी, वो लगा कि नहीं, मारते दौड़ते थे लेकिन बॉल नीचे जा रही थी। थोड़ा सा लग के आती ना, थोड़ा एंगल बनता, तो एंगल नहीं बना पाए कि लेंथ बॉल को भी मारा तो बॉटम पे लग रही है, तो लॉन्ग ऑन पे या मिड विकेट पे एक ही रन बना, तो बड़े स्ट्रोक्स नहीं लग सकते। तो मैं अगर तो थोड़ा सा मार्जिन दूंगा इवन शान को भी कि प्रॉपरली हैंडल नहीं हुआ। और जब तक न्यू बॉल थी, आप ये भी देखें, जब तक न्यू बॉल 8-9 ओवर 10 ओवर न्यू बॉल, उसके बाद स्ट्रगल शुरू हो गई। सेम चीज इंग्लैंड पे भी अप्लाई होता है। वो आखिर की बात डिफरेंट है, वो जो 18वां ओवर हुआ वो अलग ही स्टोरी है। लेकिन हसनैन की अगर बात करें, 16वां ओवर भी उन्होंने जिस जहां करनी थी वहां किया, तो वहां रन नहीं बने उनको। फिर हारिस को पता ही, फिर ये रिवर्स स्विंग की बातें यही करेंगे। तो अगर ओवरऑल देखें, इंग्लैंड का चेस भी अगर आप देखें तो लगभग पाकिस्तान के आसपास ही थे। पाकिस्तान का पावर प्ले अच्छा था, अराउंड 57-59 बगैर विकेट के, 10 ओवर में 80, 15 ओवर में 120। इंग्लैंड भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट बड़ा अलग है। अगर इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड देखें पिछले मैच का, उनके ऑल आउट हुए थे 19.2 में। इन्होंने कम कम बॉलें फेस की, अपार्ट फ्रॉम जो टॉप 3 थे वो शुरू में ही आउट हो गए, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज एंड क्लोज अटैक पे ही जा रहे थे। ये उनका अंदाज है खेलने का, और डॉसन ले ही गए थे मैच को। वो शानदार जो कैमियो खेला 34-17 गेंदों पे, लेकिन फिर हारिस रऊफ की जो ऑफ कोर्स जो ओवर था 19, उसने सारा काम किया। लेकिन ये अपने गेम प्लान से नहीं हटते। बड़ा टोटल है, छोटा टोटल है, ऐसा लग रहा था कि फिल सॉल्ट पावर प्ले में ही 80 रन बनाना चाह रहे हैं। अभी तक कामयाब नहीं हुए। फिल सॉल्ट आप आगे खेलते हैं, मेरे ख्याल से खेलेंगे, पर डेंजरस प्लेयर जो हमने देखा हुआ है इनको, बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। इनका स्टाइल वही है, शुरू में 3 विकेट गिर गई लेकिन मोमेंटम टूटा नहीं उनका। उनके जो भी प्लेयर्स आए ट्राई करते रहे। इनको जो नुकसान हुआ इस इनिंग में, ये रिलाय टोटली कर रहे होंगे बैन डकेट के ऊपर, जो कि सीधी और उल्टी दोनों स्वीप चला रहे थे, और 2 मैचेस में कराची में बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है।
दोनों में इन्होंने रन किए, दोनों 200, 199 एंड 222 रन किए। तो मेरे ख्याल से वैसे नहीं नजर आ रहा, लेकिन इंग्लैंड से पूछेंगे ना क्या हुआ आप, बोलते बेन डकेट शायद नहीं चले इसकी वजह से। अच्छा, एक और चीज भी हो सकती है और इसमें। एक चीज और देखिएगा, उस्मान ने बॉलिंग नहीं की है। मैं इसी पे आ रहा था कि हो सकता है मोइन अली उस पर 11वें 12वें ओवर में खेल रहे थे, ऑब्वियसली बैटिंग साइड चेज कर रही है और टारगेट करके रखती है किसको अटैक करना है किसको नहीं करना है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उस्मान, लेकिन जो चले हैं नंबर्स उस्मान के बॉलिंग के, ऑब्वियसली उससे नजर आता है कि इंग्लैंड उनको अगेंस्ट थोड़ा सा इजी फील कर रहा था। तो वो जो 4 ओवर इफ्तिखार कर गए, 23 रन दिए, वो आई थिंक बहुत बड़ी की थी। मेरे ख्याल से वो बोनस है पाकिस्तान का, की पॉइंट वही, वो एक तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर उस्मान फिट होते बॉलिंग करते तो 7वें ओवर में आ जाते, क्योंकि नवाज पहले आ चुके थे सब पावर प्ले में, तो 7वां अमूमन लेग स्पिनर जो है शादाब हो, ये 7वां ओवर करते हैं, 9वां 11वां जो भी बनता है इनका। लेकिन ये इफ्तिखार थोड़ा सा लेट आया, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत बड़ा बोनस हो गया। वो 4 ओवर निकालने थे कहीं ना कहीं, वो निकल गए इन्होंने, मतलब जो टारगेट देखा था उनको पता था हम निकाल लेंगे, फास्ट बॉलर को हम ट्राई करेंगे, स्पिनर्स को रहने देते हैं। तो वो जो 4 ओवर थे मेरे ख्याल से वो एक विनिंग फैक्टर बना। वो भी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस बन के आपकी टीम परफॉर्मेंस बनती है। जहाँ पे आसिफ अली की बात करते हैं कि उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा, तो इसमें इफ्तिखार का भी रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, अब पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं, सेटिंग टोटल्स की बात करें, पाकिस्तान का पावर प्ले में किस तरह बैटिंग रही? बाबर रिजवान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से खेले थे? ये कुछ झलकियां हैं इनकी पावर प्ले बैटिंग की पिछले मैच की। स्वीप में मान ये यहाँ तो इनको 25-30 दे दिया करें पहले ही से, और यहाँ पे भी ऑप्टम के ऊपर भी रन बनाए। तो अगर देखा जाए 88 में हम बात कर रहे हैं रिजवान की, अगर मैंने पहले भी कहा था अगर किसी और ने 88 किए होते ना, पूरे हर जगह जहां में ढंडोरा पीट रहा होता कि यार किसने कर दी। ये रोजाना कर रहे हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा उजागर कर नहीं पा रहे, ये जो मुझे लगता है। वरना 88 मामूली स्कोर नहीं है 163 के अंदर। स्कोर तो बहुत अच्छा है राशिद भाई, इसमें तो कोई शक नहीं कि स्कोर बहुत अच्छा है, लेआउट उसने दिया और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करा। वही आपके वाली बात, शायद रिजवान का जो खेलने का तरीका है वो भी थोड़ा सा, मतलब उसको पता है कि उसके शॉट्स क्या हैं। ज़रूरी नहीं, मतलब हम अगर रिजवान की इनिंग्स देखें तो वो ये बताता है कि जो उसकी प्रेपरेशन है डाउन द ग्राउंड जो खेलता है शॉट्स, क्योंकि हमने नहीं देखा कि रिजवान बहुत लंबे लंबे छिक्के मार रहा हो, लेकिन जो एक तरीका है उसका जिस पे उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसको देखना चाहिए कि यार उसको पता है कि इवन के ग्राउंड शॉट्स में रनिंग बिटवीन द विकेट से भी मैं अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकता हूँ। इसलिए वो इनिंग्स कभी भी रिजवान की बहुत कम इनिंग्स ऐसे होंगे जो आपको अट्रैक्टिव लगेंगी कि यार क्यों, क्योंकि उसमें आपको बड़े बड़े छिक्के देखने को नहीं मिलते। और T20 में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं छिक्का मारूं, इसीलिए क्या होता है कि जो 3-4 छिक्के मार रहा था बंदा कहता है यार इसने सही खेला, और जो 80 कर गया वो कहता है नहीं ये बस ठीक था। सो ये भी एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, जो अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें। इंग्लैंड वाले, जब हम इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की बात करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके लिए बाउंड्री जो है वो क्रॉस करना मुश्किल काम नहीं है, उनका अपना मेथड है खेलने का, रिजवान का अपना मेथड है खेलने का, और बहुत कामयाब रहना। पहले भी हमने बात की थी कि 50+ की एवरेज को मेंटेन करना इज समथिंग डिफरेंट। और ऐसे, और अच्छी चीज़ ये थी कि पहले मैच में जब हम 200 चेस कर रहे थे तो रिजवान जिस मैच में आउट हो गए जिसमें हमें 220 चेस करना था, तो रीस ट्रॉपली ने बहुत ट्रबल किया इसको, रिजवान को, कि उस रिजवान को समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरीके से खेलूं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मैच हुआ उसमें हमने देखा कि उन्होंने ज्यादातर रीस ट्रॉपली को ही जो है उसको टारगेट किया और उसके ऊपर ही उसके रन्स किए। सो ये एक अच्छी चीज़ है, दैट शोज के उसका माइंड, उसका उसके वर्क एथिक्स कैसे हैं, कि वो वर्क कर रहा है कि ठीक है नया बॉलर है, कद लंबा है थोड़ा सा, बॉल थोड़ा सा रुक के मतलब बाउंस करता है या थोड़ा सा अंदर आता है बॉल, तो उसमें हमने देखा कि लास्ट इनिंग्स उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से खेला। रिजवान की बात कर रहे हैं, जाने से पहले, ब्रेक से पहले एक बार देखते हैं टॉप बैटर्स जो हमारे अभी तक रहे हैं, हमारे से मतलब इस दोनों साइड्स के, कौन लीड कर रहे हैं। और कोई इसमें कहते हैं ना कि सरप्राइज की बात नहीं, मोहम्मद रिजवान राइट ऑन टॉप हैं, 252 बना चुके हैं 4 मैचेस में, 88 नॉट आउट इनके हाईएस्ट रहा है, और एवरेज बहुत अच्छी, स्ट्राइक रेट अच्छा है। इसमें 3 प्लेयर हैं, रिजवान एंड बाबर तो कर ही रहे हैं, ब्रुक आए, एंट्री हुई है इंग्लिश टीम में, बेन डकेट कम बैक कर रहे हैं, और शान मसूद का डेब्यू हुआ है। तो ये 5 प्लेयर में ये 3 आपको न्यू नेम लग रहे हैं इस सीरीज के अंदर जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने लिस्ट बहुत बड़ी बनवा दी, 10 हो गए, मैं 5 पे रुक गया ना, मैं 5 ही आगे वहाँ फास्ट बॉलर जो होंगे। क्योंकि कई बार नंबर्स बहुत डिसीविंग होते हैं।
चलें एनीवे ब्रेक लेंगे उसके बाद जब आते हैं हम वापस तो फिर हम डिस्कशन करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, खास तौर पे उस बॉलिंग परफॉर्मेंस की जो पाकिस्तान ने दी पिछले मैच में और किस तरह से बॉलिंग यूनिट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में रेप्लिकेट, क्योंकि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच और तैयारी मुकम्मल है। बहुत सारी बातें हुई हैं, पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, की प्लेयर्स इंग्लैंड के विद द बैट विद द बॉल भी बात करेंगे। लेकिन अभी गद्दाफी स्टेडियम में पहला मैच है और गद्दाफी स्टेडियम की हिस्ट्री जो रही है T20 में रिसेंट टाइम्स में नजर आता है कि चेज करके ज़्यादा मैचेस जीते गए हैं वहाँ पे, और उसमें टॉस विन करके भी मैचेस जीते गए, तो गालिबन यही सूरत हाल होगी, जो टॉस जीत रहा है वो चेज करना प्रेफर कर रहा होगा। आज क्या होगा देखेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, राशिद लतीफ एंड वहाब रियाज, दोनों ने खेला हुआ है गद्दाफी स्टेडियम में। कितना डिफरेंस नजर आएगा हमें नेशनल स्टेडियम और इसमें? जब खेले वो मट्टी भी नहीं होगी वहाँ पे तो। चले, जो आपने कुछ चीजें पॉइंट आउट करी थी, अगर कराची में रिवर्स नहीं हो रहा तो फिर कहीं नहीं होगा। हम इससे क्या एक्सपेक्ट करें? यहाँ नहीं, मैं फास्ट बॉलर से पूछूंगा, यहाँ फास्ट बॉलर ज्यादा सक्सेसफुल है या स्पिनर? देखिए रिसेंटली हमने जितने भी PSL PSL के मैचेस खेले हैं इधर मैंने, उसमें जो था वो विकेट जो था वो थोड़ा सा लो बाउंस है, नीचे रहता बहुत। इतना इजी नहीं है कि अगर आप सिर्फ लेंथ पे बॉलिंग करते रहें और स्लोअर वन ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कराची में इन्होंने विकेट्स को थोड़ा सा चेंज किया है, आई हर्ड के लाहौर में भी हुआ है, और रिसेंटली कोई क्रिकेट हुई नहीं इस ग्राउंड में। सो बहुत मुश्किल है एक्सपेक्ट करना, लेकिन वैसे नेचर वाइज विकेट जो है हमने देखा PSL में भी कि 160 170 इज अ गुड विनिंग स्कोर। गद्दाफी स्टेडियम में पेस फेज वाइज किस तरह चलती है एक T20 में? उसका एक हम ग्राफिक देखते हैं, पावर प्ले टू मिडल ओवर्स टू डेथ ओवर्स, क्या अभी तक की सूरत हाल रही है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्चुअली गद्दाफी स्टेडियम के? तो ये पावर प्ले पहला है 1 to 6, जिसमें आपको पेस एवरेज और पेस इकोनॉमी और साथ में विकेट्स दिख रही हैं, विच मीन्स ज़्यादा परचेज जो है वो डेथ ओवर्स में ही है विकेट्स के इन टर्म्स। यहाँ विकेट ज़्यादा नहीं गिर रहे यहाँ पे, अगर नोट करें 1% एक एवरेज 1 विकेट पावर प्ले में और 0.8 7 to 15, तो इस ज़्यादा रन बनने के चांसेस है। ये जो नज़र आ रहे हैं स्टैट पेस में देखें, जो एवरेज है 33.9 है शुरू में, 35 मिडिल में, 20 लास्ट में है, और इकॉनमी रेट भी मतलब कि अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे तो फास्ट बॉलर का अमूमन ज़्यादा होता है। ऐसा ही है यहाँ पे पावर प्ले में इतना इकोनॉमी? देखिए जितना हमने खेला नया बॉल जो है वो यहाँ पे जितना अच्छा आप यूटिलाइज कर ले एज अ बैटिंग यूनिट, क्योंकि वो बल्ले पे बहुत अच्छा आता है, उसके बाद विकेट की नेचर जो है वो थोड़ी स्लो होती रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई ड्यू फैक्टर ना हो। आई एम नॉट श्योर कि लाहौर में किस तरह का वेदर है, तो ड्यू अगर होगी तो फिर शायद बॉल जो है वो थोड़ा सा अच्छा आता है, क्योंकि थोड़ा सा गीला हो जाता है तो वो बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। इफ नॉट तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फास्ट बॉलर इसलिए सक्सेसफुल है कि फिर मैं हारिस का कहूँगा जिस तरीके से वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं, या वो अपने उनके पास स्लोअर वन है या वो तेज़ लेंथ बॉल है, तो वो फिर मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए उसको कि वो उन पे ज़्यादा खुल के शॉट्स वगैरह खेलें। किसी ने कहा था कि बारिश का इम्कान अगर ऐसा है तो फिर क्लाउड कवर होगा, फिर हब्स भी होगा। ये तो जो वहाँ है वो बता सकता है और हमें पता भी चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन गद्दाफी स्टेडियम बैटिंग की जो एक ग्राफिक है वो हम दिखाते हैं कि स्कोर वाइज किस तरह से चलता है। दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, जो अभी बहाब ने कहा कि आप यूटिलाइज कर लें, क्योंकि बल्ले पे गेंद अच्छा आता है। ये रन रेट, एवरेज और स्ट्राइक रेट है यहाँ पे ओवरऑल नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। अगर ऑल टुगेदर देखें, ऑल ओवर देखें, 8.2 एक नॉर्मल T20 का है, और एवरेज भी, स्ट्राइक रेट भी नॉर्मल है। ये 160 170 को मतलब कि नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो कि पार स्कोर होगा, और 175 प्लस मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर हो सकता है यहाँ पे बैट फर्स्ट में भी। ये लोग खेले हुए ये ज़्यादा उसमें बता सकते हैं, लेकिन पहली बैटिंग में अगर 160 अगर टर्निंग पिच है, जो कुछ मैचेस में हमें नज़र आई थी 2 साल पहले, एक लाहौर का मैच कोयटा से हुआ था, तो बहुत ज़्यादा समीत पटेल ने 5 आउट कर दिए थे, शायद उस टाइप की पिच शायद नहीं होगी। तो वो उस टाइप की पिच हो तो फिर 140 150 भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जिस तरह की लाहौर की पिच खेलती है वो 170 तक अच्छा स्कोर है। तो दोनों के लिए, दोनों डिपार्टमेंट्स में, दोनों टीमों के लिए अच्छा परचेज मौजूद है। इवन फेयर एंड स्क्वायर मैच हो सकता है, दोनों के पास फायर पावर भी है, पेस भी है, बैट्समैन भी ऐसे हैं जो मार सकते हैं। तो बात आ गई आई थिंक माइंडसेट्स पे। एज कैप्टन आप किस तरह से अपनी टीम को लेके चलते हैं? ये दोनों बैठे हैं हमारे गेस्ट यहाँ पे, एक बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन, एक फास्ट बॉलर।
फास्ट बॉलर बैट्समैन और सॉरी फास्ट बॉलर कप्तान या बैट्समैन कप्तान नहीं। अग्रेसिव यूजुअली एक्सपेक्टेशन, वो लोग कहते हैं ना कि गोश्त ज्यादा खाते हो तो गुस्सा आता होगा ज्यादा, एक अजीब सी सोच होती है, तो लोगों की एक माइंड में ये है कि अगर फास्ट बॉलर कप्तान है तो शायद देखो हर चीज डिफरेंट है। 3 कप्तानों को मैं देखता हूँ, एक वहां बैठे हैं दलमी की तरफ से, ये स्पिनर पे शायद रिलाई नहीं करते, इनकी एक हिस्ट्री लगती है। स्पिनर पे डाउसन भी खेले, एक फाइनल हुआ कराची में जब ये कप्तान नहीं थे, उसमें कोई भी स्पिनर नहीं खेला, सेमी कैप्टन थे शायद, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कोई भी स्पिनर, तो ये फास्ट बॉलर पे और उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। कराची किंग्स में देखते हैं वो भी बैटिंग के ऊपर सारा रिलाई करते हैं, बॉलिंग हो ना हो हम बैटिंग करेंगे। तो ये हर एक टीम की सोच होती है, हेल्थ को छोड़ दिया चलो हम खुद बैटिंग करेंगे, वो ऐसी अप्रोच होती है। लेकिन जब आते हैं लाहौर में, हाँ, तो लाहौर में शाहीन ने इम्पैक्ट तो छोड़ा है, ये पहले सीजन में जीत गए, ये नहीं बोला आपने नहीं छोड़ा, लेकिन वो जीत गए, ये एक प्लस पॉइंट। हम हार गए थे, कैप्टनसी कर रहा था, फाइनल हार गए थे लास्ट ईयर। तो फास्ट बॉलर भी कामयाब हो सकते हैं पाकिस्तान में। जब आप बैट्समैन की कप्तानी में खेलते हैं और जब आप खुद कप्तान होते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता होगा ना कि मैं अगर यहाँ कप्तान होगा तो आई विल बी मोर अग्रेसिव, मुझे ज्यादा इन योर फेस कप्तानी करनी है, प्लेयर्स को जाओ लड़ जाओ। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा फंसाने के लिए, हाँ बताने के लिए बड़ा ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मेरे से इस बात का जवाब देंगे तो आई फील लाइक अगर आप एज अ बॉलर आप कैप्टन हैं तो उसकी थिंकिंग डिफरेंट है, क्योंकि बॉलर्स बाय नेचर जो है वो एग्रेसिव होते हैं और उनको होता है कि हम लोग अटैक करें, सो दे उनकी ये नेचर में होता है कि वो अटैकिंग क्रिएट करें, अटैकिंग ऑप्शंस लेके जाए और कोशिश करते हैं अटैक करने के। वेयर एज जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा ज़्यादा उसमें होता है कि यार मैं ज़रा चीज़ों को तरीके से लेके चलूँ, उनको मैं जो है वो टू द पॉइंट और उस तरीके से लेके जाऊँ। हमें ये होता है कि फिर एज अ बॉलर ये भी हो जाता है कि जो मैंने भी फील किया कि जब आपके ऊपर इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब आप स्पेशली बॉलर होते हैं, तो फिर आपका दिल करता है कि आप हर एक चीज़ में जो है ना वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं। उस प्रोएक्टिव की वजह से कहीं ना कहीं आपकी गेम को फायदा भी हो जाता है और एट टाइम्स आपकी गेम को नुकसान भी पहुंच जाता है। एक चीज नोट की है, फास्ट बॉलर टॉस जीते और बैटर टॉस जीते कैप्टन, उनका डिसीजन यही बता सकते हैं क्या कंफ्यूजन होती है कि क्या करने जाएंगे हम। बॉलर होता है वो बोलता है बॉलिंग हम पहले कर लें या बैटिंग कर लें, बैट्समैन कोशिश करता है कि पहले उनको खिलाएं बाद में हम बैटिंग करेंगे। ये हम वनडे या टेस्ट मैच में अपने कप्तानों को देखा, हम फास्ट बॉलर के उसमें भी खेले, बैट्समैन की, तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट होती है टॉस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही है जिस तरीके से कराची में हम लोग दुबई जब लास्ट सीज़न हमारा हुआ है कोविड की वजह से जब हमारा हुआ है, तो मैं जब वहाँ पे था, जब जिस सीज़न हम फाइनल खेले, तो मेरा ज़्यादा दिल यही करता था, मुझे सारे कहते थे कि यार पहले बैटिंग करते हैं और बाद में बॉलिंग करते हैं, लेकिन मैं कहता था नहीं, पहले हम बॉलिंग करेंगे और हम बाद में चेस करेंगे। और उसमें हमने 3-4 मैचेस अच्छे तो जीते, लेकिन जिस दिन फाइनल में मेरा बॉलिंग करने का मूड था, बैटिंग करने का मूड था, उस दिन मैंने नहीं की। सो ये बात आपकी मोहम्मद अकरम ने आपको उल्टा करा दिया। नहीं, इसमें अच्छी चीज अकरम भाई की ये है कि वो मेरे पे छोड़ देते सारी, उसके बाद फिर मेरी बहुत अच्छी तरीके से ना प्यार मोहब्बत में बहुत प्यारी से क्लास लेते हैं मेरे, कि तुम्हें मैंने समझाया था। लेकिन अच्छी चीज है कि वहाँ पे वो इस चीज़ की आपके पास लायबिलिटी है या आपके पास है कि जो भी डिसीजन लेना है एज ए कैप्टन आपने लेना है, जो टीम खिलानी है आपने खिलानी है, जैसे खिलानी है आपने खिलानी है। फिर वो जो अच्छा बुरा उसके बाद वो फिर आराम से कमरा बंद होता है, चेक एंड बैलेंस फिर उसमें होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, बैट्समैन होता है वो कंफर्टेबल होता है कि यार हम चेस करें, और बॉलर जो होता है वो कंफर्टेबल होता है कि हम लोग बैटिंग करें पहले और बॉलर होता है कि हम बॉलिंग करें पहले। ये डिफरेंट है। अच्छा, क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि ये बैट्समैन का गेम है इसलिए क्योंकि सारे रूल उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन रिसेंटली जो नए रूल्स आए आईसीसी की तरफ से, जो कुछ एक्टिव हो गए, कुछ फर्स्ट के बाद से एक्टिव हो जाएंगे, उसमें एक मैन कार्ड का आया था जिसको रन आउट कहते हैं, कि अगर नॉन स्ट्राइकर अपनी क्रीज छोड़ दे डिलीवरी स्ट्राइक से पहले तो आप आउट करार दिए जाएंगे। इनको तो बहुत पसंद आई है ये चीज़, कह रहे हैं फाइनली कि कोई चीज़ तो आई। नहीं मैंने ये बात नहीं की। नहीं, अच्छा वो दूसरा वाला है, क्रॉसिंग वाला है। क्रॉसिंग वाला अच्छा है कि क्योंकि जब इतनी प्रेशर सिचुएशन होती है बॉलर के ऊपर और एक बंदा 50 पे खेल रहा है, दूसरे को आप आउट करते हो, क्रॉस होता है, वो सामने आ जाता है, आप कहते हो यार शिट ये दोबारा से सामने आ गया, अब क्या करें। लेकिन ये एक अच्छा रूल है कि जो नया बैट्समैन है वही आके फेस करे। कहीं ना कहीं बॉलर्स को आपको थोड़ा बहुत एक्सेप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली रूल्स जो है वो बैटिंग को फेवर करते हैं। और जो दूसरा आपने की है बात रन आउट की, आई थिंक अगर ये इशू इंडिया से नहीं चलता या इंडियन प्लेयर्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी है जिसमें एक वुमेन्स गेम में भी ये हुआ है, फिर हमने एक उनकी जो लीग है उसमें भी देखा है, अश्विन ने वो काम किया है।
अदरवाइज उनके अलावा कोई भी ये करता तो शायद उसको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, लेकिन बिकॉज वंस इट हैज़ स्टार्टेड तो अब लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है इस रूल को भी लेके चला जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इनको लेके आता हूँ। इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बहुत बात होती है, लेकिन अभी एक रूल है, ये लॉ आ गया है, यानी अब आपके पास हक है एज अ बॉलर कि आप रन आउट कर सकते हैं। तो अब जब ये रूल आ गया, बुक में आ गया आईसीसी की तरफ से, ये आप देखें, ये लास्ट बॉल थी पिछले मैच की, इस तरह भी रन आउट कर सकते थे आदिल रशीद को, लीगली अलाउड है, लेकिन वो ऑब्वियसली कन्वेंशनल रन आउट हो गया और टॉपली रन आउट हो गया। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। हाथ में गलत हाथ में बल्ला रखा हुआ है उन्होंने, आदिल ने। हाँ, वो वैसे उनका फोकस था कि मैं जाना है उस एंड पे। शान साहब ने ये आउट कर दिया। यार कुछ ना कुछ फ्लेवर छोड़ दें क्रिकेट में ना, दे दें लोगों के ऊपर डिसीजन करना। इसमें जो मेन जो मुझे कोफ्त होती है मैच देखते हुए, टाइम ज़ाया होता है, वो बाउंड्री लाइन के ऊपर होता है। बाउंड्री लाइन पे अगर 5 फीट बॉल अंदर है और पाँव लग गया तो बाउंड्री हो जाएगी। सर कौन नॉनसेंस है ना ये तो रूल्स। इसको आपको आगे जाके नेक्स्ट एमसीसी की मीटिंग में सही करना पड़ेगा। और वेस्ट होता है टाइम, क्योंकि कैमरा कवर नहीं कर सकता। या तो सेंसर लगा दें इसके ऊपर, जैसे गोल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सेंसर लगे हुए स्टेडियम में, जो गोल लाइन क्रॉस करती है तो गोल है। तो इसी तरह से जो बाउंड्री पे क्रॉस करती है, टच होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे, इतना पैसा कमा रही है आईसीसी। ठीक है, तो बड़े इवेंट के अंदर, आईसीसी के इवेंट में आपको सेंसर लगाना पड़ेगा फ्यूचर में। एक और चीज़ है इसमें, ये राशिद भाई इसी से मुझे क्वेश्चन आया थोड़ा सा, आई डोंट नो, लेकिन जब हम कहते हैं कि बॉल विल क्रॉस द बाउंड्री, तो फिर अगर पाँव बाउंड्री के ऊपर, लाइन के ऊपर भी और आप कैच पकड़ लेते तो वो आउट होना चाहिए, चौके या छिक्का ही होना चाहिए? आउट होना चाहिए। पहले होता था, पहले जो बाउंड्री आप बिल्कुल दीवार है अगर उसके साथ आप पकड़े, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अक्सर कैचेज होते थे कि वो रेलिंग के ऊपर कैच होता तो आउट होता था। आपका मतलब है कि इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट किया जाए कि बॉल बाउंड्री क्रॉस करेगा तो बेशक फील्डर का पाँव लग आपका रूल क्या कहता है कि क्रॉस बाउंड्री को करेगा ना, लेकिन जब आप कैच करते हो और अगर आपका पाँव लग गया तो वो तो हम मोस्टली छिक्का दे देते हैं। ये वही वाली बात है रनआउट की भी, कि अगर एक बार आपका बैट टच होने के बाद उड़ गया तो आप मान लेते हैं। इसमें टाइम कितना वेस्ट हो रहा है ना, फिर उसके बाद 2 फील्डर, आपको 1 फील्डर अंदर भी लेके आना लास्ट 2 ओवर्स के अंदर, अगर हो गया लेट हो गया तो आपके अलाउंसेस कितने, किस चीज़ में। फिर डीआरएस 2 ले लिए मैंने, अगर कप्तान हूँ, बाउंड्री पे 2 हो गए तो 20 मिनट तो आप ऊपर चले गए ना। तो T20 में ये जो फील्ड, ये जो रूल है ना, मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है। अब वाब रियाज का स्टार्ट इतना है, अब कप्तान बोले लास्ट ओवर में छोटा कर दो, जो छक्के ले या चौके लगेंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो है पेनल्टी है ना, ये अभी हर कोई जल्दी जल्दी कर रहा है। चलिए, और आपको भी बहुत जल्दी है। मुझे जल्दी इस बात मुझे जल्दी है इस बात की कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे राशिद लतीफ अपने प्लेइंग 11 दे दे आज का, आज के। हाँ, या चेंजेस बता दे। हम दोनों तो इंग्लैंड की तरफ से आए हुए यार रूमर्स थी, सही है नहीं है पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि हम पिछले मैच में हमें पता है कि हैदर अली की उंगली में चोट लग गई थी शायद गालिबन नेट्स में, तो वो नहीं खेले थे, उनका वापस आना। अगर मैं उस्मान की जगह एक प्लेयर लेके आ जाए, वो शादाब अगर फिट है, वही टीम खिलाए। ठीक है। और इनसे मैं बिफोर आई गो टू दैट आपको एक चीज़ रिमाइंडर दिलवाते हैं, वो है इंग्लैंड की बॉलिंग में मार्क वुड, अगर वो आज खेलते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 29 for 4 पाकिस्तान हुआ था अपने पावर प्ले में, एक झलक उसकी देखते हैं कि किस किस्म की चैलेंज ये पोज करते हैं। आप बता रहे हैं, डरा रहे हैं। 150 की एवरेज थी इस मैच में। मजा आया था देखने में, कुछ भी है इन्होंने आउट किया है पाकिस्तान के प्लेयर, लेकिन एक मजा आया कि फास्ट बॉलर आया, उसने ड्रेसिंग रूम भी हिला दिया। बताएं जिस तरीके से उसने बॉलिंग की, अगर आप इसकी पेस देखें, स्पेशली इन विकेट्स पे जिधर बॉल उस तरीके से इतना अच्छा कैरी नहीं करता, बट फिर पेस इज एन एसेट। और देखें जितने भी बॉल हैं उनकी लेंथ आप देखें, ही न्यू के जो पिछला बॉल है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए उसने पिछले बॉल पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया। उसका हर बॉल जो था एक ओवर में एक बाउंसर आप समझ लें कि ज़रूर था, शॉर्ट ऑफ लेंथ तेज था, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिल रहा था और फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सेकेंडली, जितने भी अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली टूर्स किए, किसी तेज फास्ट बॉलर को उन्होंने उस तरीके से नहीं खेला। जिस तरह हमने देखा कि वनडे में ना स्टार्क थे, ना हेजलवुड थे, ना कमिंस थे, और वो एबर्ट और दूसरे बॉलर्स थे, तो बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट और डिफरेंस है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्क वुड का इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि एक बॉल पीछे और फिर खिंचा हुआ बॉल जब आगे होता है तो बैट्समैन के पास टाइम नहीं मिलता, और वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि जिधर लास्ट टाइम पाकिस्तान बहुत अच्छा था पावर प्ले में, पहला मैच था जिसमें रिजवान और
बाबर दोनों आउट जल्दी भी out हो हो गए गए थे, तो थोड़ा सा हम लोगों की बैटिंग भी एक्सपोज हो गई थी उसमें। 152, 153, 54, 55, 56 ये 4 गेंदें थी उनकी। आपकी नज़र में कौन सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड है इसको डिसमेंटल करने के लिए, इस टाइप की बॉलिंग को करंट 11 में? हाँ, मतलब वुड को करने के लिए ये दोनों तीनों ऊपर के कर सकते हैं। कर सकते हैं। शान भी अब बहुत तेज बॉलिंग को अच्छा खेलने लगे हैं, और आपके पास टूल्स हैं, बॉलिंग मशीन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो इम्पैक्ट होता है ना ये मारने का, ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। बॉलिंग मशीन में पता होता है आपको। ट्रू। तो ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि टैकल कर सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ ये है कि अगर उनको ये पता है कि जिस तरह अगर आप देखें तो बड़ा कॉन्शियसली खेलते हैं हारिस रऊफ को इंग्लैंड की टीम, बिकॉज दे नो कि ये एक वाहिद है उनके पास बॉलर है जो स्ट्राइकर है और जो बहुत अच्छी बॉलिंग करे, तो उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं। सो इसमें भी कोई बुराई नहीं कि अगर आप मार्कवुड को 2 ओवरों में 10 रन भी करते हैं और अगर आप उसको विकेट नहीं देते, तो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट टू द पाकिस्तान टीम। और एक और चीज़ है जो आपने तो थोड़ी देर पहले कही, 2 ओवर में 10 रन और कोई आउट भी नहीं हुआ। जो आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि जब टॉपली राइट ऑन टॉप थे तो अगले मैच में आके अटैक किया, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकी कि उनका जो टॉप बॉलर है आप उसी के अटैक कर दें तो बाकी थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आप दोनों एंड से जब पार्टनरशिप में बॉलिंग हो रही होती है तो दोनों एंड से अगर आपके नए बॉल के बॉलर अच्छे हैं और वो रन्स नहीं दे रहे तो बैटिंग टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता ही है। 150 को कंसिस्टेंटली 150 को हिट करना मुश्किल है अनटिल आपको बहुत ज़्यादा रूम दे दिया जाए, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरा बॉलर होता है उसको भी ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है कि यार हाँ उधर से रोका हुआ है, तो वो आप पे अटैक करने जब जाता है तो उसमें वो प्ले एंड मिस भी हो जाता है, जिस तरह उस मैच में स्पेसिफिकली हुआ था। जिस दिन वो नेक्स्ट मैच नहीं खेले और रीस आए हैं, क्रेडिट दूंगा फिर भी रिजवान को कि उसने अपना वर्कआउट किया हुआ था कि उसको चाहे वो हो या ना हो, वुड हो ना हो, उसको खेलना कैसे है। सो दीज आर ऑल प्लान्स ऑफ योर प्रेपरेशंस। और बिल्कुल ड्रॉप प्ले देखे, हमने देखा डेविड विली नए बॉल पे बिल्कुल कामयाब नहीं रही, ये टूर उनके लिए कोई खास नहीं रहा। सैम करन भी बीच में आके बॉलिंग करते हैं, वुड ने खेला एक में बहुत अच्छा किया और एक उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा उनके लिए मैच। तो जो अभी 2 इम्पैक्ट बॉलर्स थे वो एक ट्रॉपली थे जिन्होंने आते साथ इम्पैक्ट क्रिएट किया और मार्कवुड थे। तो आज देखना पड़ेगा कि ट्रॉपली आज भी खेल रहे हैं या नहीं, क्योंकि 2 मैच हो गए उनके भी, और अगर वो खेलते हैं तो आज वो किस तरह टैकल करते हैं। और अच्छे बॉलर की निशानी यही है कि वो ही ऑलवेज मेक्स अ कम बैक। 1-2 मैच बुरे जाते हैं लेकिन ही मेक्स अ कम बैक। आई थिंक वो जो बात पहले राशिद लतीफ़ और वहाब रियाज ने कही थी कि बैटिंग में अगर ऐसे टैकल करना है, खासतौर पर जैसे अगर आपने ब्रुक्स को देखा हो या इनके डकेट को देखा हो, जो जल्दी गेटिंग इनटू गुड पोजीशंस अर्ली जो बैट्समैन कर सकेगा वो टैकल कर सकेगा पेस को भी, और फिर बॉलर के लिए मुश्किल होगी। तो क्विकली बता दीजिए अपना कोई अगर चेंज है आपके हिसाब से पाकिस्तान के 11 में। देखिए मैं देखना चाहूँगा चेंजेस, देखना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चेंजेस करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई खास एक्सपेरिमेंट नज़र नहीं आया टॉप 6 तक। तो लेट्स सी होप के बैटिंग में वो कुछ ऐसा चेंज करते हैं या फिर किसी बॉलर बेचारे की शामत आएगी। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। आपने ज्वाइन किया और आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब वक्त आ गया है कि हम बहुत करीब आ गए हैं 5th T20 इंटरनेशनल के एक्शन से, और इस मैच के बाद मुलाकात होगी और देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। मे द बेस्ट टीम विन। गुड लक टू बोथ ऑफ देम, और मिलते हैं मैच के दूसरी साइड पे। गेम ऑन है। गेम ऑन है। गेम ऑन है।